हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। हम लोग मोल कंसेप्ट में डिफाइन कर रहे थे मोल को, और उसको हम क्वांटिटी की टर्म्स में डिफाइन कर चुके थे। क्या था देखिए, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 quantities of particles, and these particles may be atoms, ions or molecules, and our this number is known as the Avogadro number, which is represented by Na। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था। एंड फ्रॉम दिस रिलेशन, इस रिलेशन से हमने क्या किया था, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं तो हम इस रिलेशन को एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे थे। क्या था वो फॉर्मूला? आवर गिवन क्वांटिटी, जो भी हमें क्वांटिटी गिवन होगी उसको हम डिवाइड कर रहे थे अपनी रेफरेंस से, और रेफरेंस क्या था हमारा? एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे थे। सेकेंड, now we will discuss moles in terms of mass. Moles in terms of mass. सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है कि हम मोल को मासेस या वेट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए क्या रेफरेंस गिवन था वहां पे कि 1 मोल इज इक्वल टू द एटॉमिक और मोलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। जो 1 मोल है उसको इक्वल किसके बोल दिया गया? एटॉमिक मास के या फिर मोलिकुलर मास के। अगर एटम होगा तो उसके मास को एटॉमिक मास आप बोलते हैं, और अगर मोलिक्यूल होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मोलिकुलर मास। और जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक रेफरेंस को लेकर के आपने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, इसी तरीके से यहाँ पे भी फॉर्मूला बन सकता है। क्या होगा वो फॉर्मूला? गिवन मास, हमें वहां पे कुछ ना कुछ मास दे भी रखा होगा, ठीक है, और वो किस में होना चाहिए? ग्राम्स में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास हम जो रेफरेंस लेने वाले हैं वो भी किस में है? ग्राम में है। अपॉन डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मोलिकुलर मास। ठीक है, क्या है? एटॉमिक और मोलिकुलर मास, और ये क्या होना चाहिए? ग्राम। या तो दोनों ग्राम में होने चाहिए या दोनों किलोग्राम में, लेकिन आपको पता है हम इनको ग्राम्स में मेजर करते हैं, तो ग्राम में हम दोनों को ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने इस फॉर्मूले को आपको डिराइव करके दिखाया था, हम देखिए उसको भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे समझिए उसको अच्छे से एक बार। रेफरेंस कैसे ले सकते हैं और कैसे फिर हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। वी नो, अब मासेस की हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आप कोई कुछ सामान लेने गए हैं और आपने कहा, आपने देखा कि आपको 1000 ग्राम 1000 ग्राम आपको सब्सटेंस मिला है, इट मींस आप कितना सामान खरीद के लाए हैं? 1 किलोग्राम। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने लिया है 2000 ग्राम, सो हाउ मच किलोग्राम इज हियर? कितने किलोग्राम मिले हैं मुझे? 2 किलोग्राम, 2 kg। तो देखिए ओवरऑल 2 किलोग्राम आएगा कहां से? गिवन क्वांटिटी मींस जो मुझे मिली है 2000, उसको मैं डिवाइड करूंगी किससे? इससे। ये मुझे रेफरेंस पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, 1000। ठीक है, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? मेरा ये आंसर मिलेगा। तो इसी तरह से मैंने इसको लिख दिया, एंड गिवन मास इन ग्राम्स। इसी तरह से मुझे कोई मास गिवन होगा अपॉन एटॉमिक या मोलिकुलर मास। ठीक है, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। क्या करना है हमें? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए गिवन मास, फॉर्मूले में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए? गिवन मास। तो गिवन मास तो मुझे ये दे रखा है ना कि 392 ग्राम मेरे पास प्रेजेंट है, तो इट इज गिवन मास। अपॉन में क्या चाहिए? एटॉमिक और मोलिकुलर मास, क्योंकि ये तो क्या है? ये तो एक मोलिक्यूल है, एटम तो है नहीं है, तो यानी मुझे इसका मास चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इसका मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मास होता कितना है? 98 ग्राम होता है। नहीं आपको याद है तो आप इसे फाइंड कर भी सकते हैं। किस तरीके से मासेस को फाइंड किया जाता है? देखिए H2SO4, अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर एटम है और 4 क्या है? ऑक्सीजन एटम। सारे मिलके क्या बना रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। तो अगर हम इसमें लिखें कि इसके अंदर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, यानी मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। 2 हाइड्रोजन एटम का मुझे मास चाहिए क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, प्लस साथ में कौन है? सल्फर। मास ऑफ सल्फर एटम एक ही है, प्लस साथ में कौन है? 4 ऑक्सीजन एटम, प्लस मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स। 4 ऑक्सीजन एटम का मुझे क्या चाहिए? मास चाहिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। गिवन मास मेरे पास कितना है? 392 ग्राम है।
ठीक है। अब देखिए आपको फाइंड करना है, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन एटम्स का 2 प्लस सल्फर का कितना मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एटम है कितने हो जाएंगे 64। तो ऐड कर दीजिए इसको, कितना मिलेगा आपको 98 ग्राम। यानी मुझे जो गिवन है उसका मैंने मोलिकुलर मास फाइंड कर लिया और कितना आया है 98 ग्राम आया है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ मोलिकुलर मास इक्वल टू 98 ग्राम्स। मुझे क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। सोल्व कर दीजिए इसको, कितना मिलेगा आपको 4, यानी 4 मोल प्रेजेंट होते हैं 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप इस तरीके से आपको नहीं करना है तो आपके पास एक और सिंपल मेथड भी है। क्या मेथड है कि ये रिलेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। आपको क्या पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक और मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स। यहाँ मेरे पास सब्सटेंस कौन है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इट मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जो हमें फाइंड करना होता है मैथमेटिकली, अगर हम इसे लिखें तो जो टर्म जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी होती है उसको राइट साइड में लिखते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 1 मोल, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 1/98 मोल्स एंड कितना है मेरे पास 392 ग्राम में कितने हो जाएंगे 1/98 इंटू 392। सोल्व करेंगे वही आपको मिलेगा, यानी 4 मोल्स आपको क्या मिल गया आंसर। तो अगर आप मैथमेटिकल इस तरीके से मतलब ये वाला प्रोसीजर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में इसको पुट अप कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करने हैं, मास भी आपको फाइंड करना पड़ सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको अगर ये मास फाइंड करना है तो मास विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एटॉमिक और मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको मास भी मिल सकता है। तो ये आपके पास सेकंड डेफिनेशन आ गई है मोल की। फर्स्ट मैंने इसको डिफाइन किया क्वांटिटी के टर्म्स में, सेकंड मैंने मोल को डिफाइन किया किसके टर्म्स में मास के टर्म्स में, और थर्ड मेरे पास एक लास्ट कंसेप्ट है कि मैं मोल्स को डिफाइन कर सकती हूँ वॉल्यूम के टर्म्स में भी। तो चलिए वॉल्यूम वाला देखते हैं आप क्या है, उसके बाद हमारी तीनों डेफिनेशंस मोल की कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर सभी को मिक्सअप करके हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं, ठीक है। थर्ड वन इज मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम क्या कर सकते हैं मोल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बोलूं तो इस मेथड में या फिर इस डेफिनेशन में अपने आप में इसकी कुछ 2 लिमिटेशंस हैं। मतलब अभी तक जो हमने 2 डेफिनेशंस आपको बताई हैं उन दोनों डेफिनेशंस को आप किसी भी फिजिकल स्टेट के लिए मेंशन कर सकते हैं, चाहे आपके पास सॉलिड सब्सटेंस हो, चाहे आपके पास लिक्विड सब्सटेंस हो, या चाहे आपके पास गैसियस सब्सटेंस हो या वेपर फॉर्म में प्रेजेंट हो। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि दिस डेफिनेशन ऑफ मोल कैन बी यूज्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ गैसेस, ठीक है, या फिर वेपर फेज। तो देखा जाए तो इसकी लिमिटेशंस है, 2 मेन लिमिटेशंस यहाँ पे प्रेजेंट है इस डेफिनेशन की। क्या है फर्स्ट वन, दिस डेफिनेशन, अभी मैं जो आपको बताऊंगी इसकी डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन ऑफ मोल इज एप्लीकेबल, नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट साथ साथ में, दिस डेफिनेशन ऑफ मोल इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गैसेस और वेपर फेज, गैसेस और वेपर फेज सब्सटेंस। और अगर आप यूं बोलना चाहें कि आपको ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है सॉलिड फॉर्म के लिए या लिक्विड फॉर्म के लिए तो वो नहीं होगा। ये डेफिनेशन किसके लिए है, सिर्फ गैसेस या वेपर फेज के लिए ही प्रेजेंट है। सेकेंड डेफिनेशन, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली ही इसको डिटरमाइन किया गया है, जो डेफिनेशन आई है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है at STP conditions, at STP conditions। पहली लिमिटेशन इसकी क्या है कि ये डेफिनेशन जो है इसको आप कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास सिर्फ गैसियस
सब्सटेंस है या वेपर फेज आपके पास प्रेजेंट है तो। सेकेंड वन, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एट एसटीपी कंडीशंस। ये जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगी इसकी डेफिनेशन, उसको एक्सपेरिमेंटली ही प्रिडिक्ट किया गया है एट एसटीपी कंडीशंस। तो देखिए एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या होता है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे ही इसको डिटरमाइन किया गया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन मतलब जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं कि इतनी ही वैल्यू के ऊपर आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाना है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, इट इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। स्टार्टिंग में ऐसे लिया जाता था, अब इसको 298 केल्विन लिया जाता है टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो एसटीपी कंडीशन है, एसटीपी कंडीशन और एनटीपी कंडीशन देखा जाए तो दोनों एक ही बात होती है। इनका मतलब यहाँ पे होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। कई बार आपको कुछ बुक्स में क्या मिल जाता है, 1 atm 1 एटमॉस्फेयर की जगह लिख देते हैं 1 बार। अब एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं प्रेशर की वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन दोनों में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली आप दोनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी बोल सकते हैं। तो कहीं किसी जगह आपको 1 बार भी लिखा मिल सकता है, बट एग्जैक्टली अगर आपको कहीं मेंशन करना है तो आप 1 एटमॉस्फेरिक ही मेंशन करें, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस वन, ठीक है। और ये है आपकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस। तो इसकी 2 मेन लिमिटेशंस हैं, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अब देखिए मैं इसको डिफाइन करा देती हूँ आपको कि इसकी जो वैल्यू फाइंड की गई है एक्सपेरिमेंटली इसको जिस तरह से डिफाइन किया गया है उसमें क्या मिला है, 1 मोल इज इक्वल टू 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम, ठीक है। या फिर यहाँ पे मेंशन होगा स्पेशली कि 1 मोल ऑफ एनी, लिख देती हूँ मैं कंप्लीट, 1 मोल of any gas or vapor phase substance at STP। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आपको मेंशन मिलेगा न्यूमेरिकल्स में भी। इट इज इक्वल टू 22,400 मिलीलीटर। अगर गिवन वॉल्यूम क्या है, मिलीलीटर में है तो आप इसका यूज करेंगे, लीटर में है तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर भी सकते हैं। क्या मिलेगा आपको, 22.4 लीटर्स। और अगर यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो अभी तक जिस तरीके से हम दोनों डेफिनेशंस में अपना एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे इसमें भी आ जाएगा। क्या होगा, गिवन वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो अपॉन में रेफरेंस मेरे पास ये आया 22,400, 22,400 मिलीलीटर। अगर ये लीटर में आपको गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। दोनों सेम होने चाहिए, या तो मिलीलीटर में हो दोनों या तो लीटर में हो, ठीक है। तो आप इन तीनों डेफिनेशंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके सभी टाइप की डेफिनेशंस के न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।